Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो चैप्टर 2 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 टू 1990, इसमें जो चैप्टर है वो है ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड 1950 टू 1990। तो जो ट्रेड के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो इंडिया का ट्रेड पॉलिसीज थी 1950 से लेकर के 1990 तक के लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, टैरिफ, कोटा, ये डिफरेंट ऐसे टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में हमारे पास आएंगी जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 1 मार्क्स के लिए, 3 और 4 मार्क्स के लिए इस पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि ये ट्रेड से रिलेटेड है और हम इसे पढ़ते हैं कि हमारे पास 1950 से लेकर के 1990 तक के जो फॉरेन ट्रेड, जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हमने ट्रेड की बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, वहां से लेकर के और 1990 तक हमारी जो ट्रेड पॉलिसी रही है, समझ लीजिए उसे इंडिया फॉरेन ट्रेड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी लास्ट टॉपिक इसे कवर किया था, वहां बहुत शॉर्ट में किया था, यहां डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कैसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये उस समय का जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो ट्रेड था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था। कॉलोनियल जो साम्राज्यवादी सरकार थी उसके शोषण का शिकार थी हमारी, और उसमें वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट जो होता था वो केवल फिनिश गुड्स को ही हम इंपोर्ट कर सकते थे। जो तैयार सामान, ब्रिटेन में जो तैयार सामान होता था उसे लेना, और उस सामान को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो भारत से ब्रिटेन जाता था और वहां से तैयार वस्तुएं भारत के बाजार में बिकती थी। दूसरा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, और यहां पर भी बात करता हूं। फेवरेबल मीन्स अच्छी कंडीशन बताई जाती है। फेवरेबल होने का मतलब है अच्छा होना। फेवरेबल कंडीशन बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब ट्रेड की बात हो रही है तो ट्रेड मीन्स केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, विजुअल आइटम्स को ही हम ट्रेड कहते हैं। तो यहां पर केवल विजुअल आइटम्स की बात की जा रही है, और विजुअल आइटम्स में गुड्स आते हैं। तो गुड्स जितना हमारा एक्सपोर्ट गुड्स का हो रहा था वो ज्यादा था और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कम था। उस कंडीशन को हम हमेशा फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टर्मिनोलॉजी में फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बट ये हमारे लिए फेवरेबल वैसे तो था एज पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के हिसाब से ये हमारे लिए फेवरेबल था। बट ये फेवरेबल क्यों नहीं था? क्योंकि जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो सारा का सारा रॉ मटेरियल था। तो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ब्रिटेन यहां से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके ले जाती थी, उसका बहुत कम पैसा वो भारतीय लोगों को देती थी। रॉ मटेरियल को यहां से बहुत चीपर रेट पर, बहुत कम दाम पर वो अपने देश में ले जाते थे, और हम वहां से जो इंपोर्ट करते थे वो फिनिश गुड होती थी। तो फिनिश गुड कम खरीदी जाती थी और जो रॉ मटेरियल होता था वो ज्यादा होता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड की टर्मिनोलॉजी में हम इसे फेवरेबल कहते हैं। बट अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, अगर अपनी कंट्री के ट्रेड के हिसाब से देखें या अर्निंग के हिसाब से देखें, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। फिर भी हम लिखते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का ज्यादा हो रहा था और जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो फिनिश्ड आइटम का था, वो कम था, इसलिए उसे फेवरेबल बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें
डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड बीइंग लार्जली बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। जो हमारे पास ट्रेड का जो वॉल्यूम था, जो ट्रेड जो किया जा रहा था, जो गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जा रहा था, जो विजुअल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जा रहा था, वो रिस्ट्रिक्टेड था, केवल दो देशों के बीच में था। ब्रिटेन ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि रॉ मटेरियल हम केवल ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे और हमें केवल फिनिश्ड गुड हम ब्रिटेन से ही मंगा सकते थे। तो हम तो बेच भी केवल जो हम सेल करेंगे रॉ मटेरियल को, जो एक्सपोर्ट करेंगे, वो केवल ब्रिटेन को ही कर सकते थे और देशों को नहीं कर सकते थे। और अगर हमें फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करनी है, बनी बनाई चीजें अगर हमें खरीदनी है, तो ब्रिटेन से ही खरीद सकते थे। तो ऐसी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी थी हमारी ट्रेड की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वाज वेरी स्मॉल। जो ट्रेड का वॉल्यूम था, जो मात्रा थी, वो बहुत कम थी। फेवरेबल अनफेवरेबल तो जो भी हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड हो रहा था वो बहुत कम था। हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था, दोनों बहुत कम था। एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अगर उसे हम मेंटेन करें अकाउंट के रूप में, तो वो बहुत कम था। जो वॉल्यूम था, जो अमाउंट हमारे पास लेन देन हो रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, वो बहुत कम थी। ब्रिटेन मेंटेन्ड ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था, उस पर ब्रिटेन की मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब एकाधिकार था कि एक्सपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट क्या करना है, किसके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना है, ये पॉलिसी ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई। प्रीवियस पॉइंट में ये आ ही गया है कि एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल किया जाएगा और वो भी भारत ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट कर सकता, और इंपोर्ट फिनिश गुड की जाएंगी और वो भी भारत को ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करनी थी। तो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का हमारे ट्रेड सिस्टम पर। पूरी तरह से उसका ही अपना एक कंट्रोल था, जहां चाहे वो उसी हिसाब से वो आगे ट्रेड को बनाता था। तो एक ये उस समय की फीचर्स थे। अब इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो बात की थी हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या रही, ट्रेड के फीचर्स क्या रहे, इसे देख लीजिए। प्रीवियसली हमने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। इट मीन्स 1950 टू 1990 तक की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर 2 है, बिटवीन 1950 टू 1990 इंडिया ट्रेड। क्या फीचर्स थे उसके? इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव टेंड टू राइज। पहले हमने कहा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो ट्रेंड था, जो वॉल्यूम था, जो परसेंटेज था, वो बढ़ गया। बट परसेंटेज शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज टेंड टू श्रिंक। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था, उसका जो ट्रेंड था, जो शेयर था, वो श्रिंक किया, घट गया। अब कैसे घटा? पहले रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करते थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना कम कर लिया, इंडिया में ही फिनिश गुड तैयार करने लग गए। तो हमने इंपोर्ट तो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन एक्सपोर्ट को हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना कम कर लिया, लगभग बंद जैसा कर लिया। अपने देश में ही रॉ मटेरियल के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू किया जिनके लिए रॉ मटेरियल लोकल मार्केट में ही अवेलेबल होता था। तो इसलिए ये श्रिंक कर रहा था इंटरनेशनल परसेंटेज ऑफ शेयर। दुनिया के साथ जो हमारा परसेंटेज था ट्रेड का, वो कम था, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा हुआ। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम हमारा बढ़ा, लेकिन अगर हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कंपेयर करते हैं तो वो श्रिंक किया, कम हुआ, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गया था। सेकेंड, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड राइज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दूसरा जो सबसे बड़ी बात आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो
कम हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल होता था और रॉ मटेरियल को जैसे कॉटन का प्रोडक्ट होता था वो रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन चला जाता था। इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में, उसे भी ब्रिटेन ले जाता था। जूट, रबर, टी, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर फील्ड के प्रोडक्ट है और उनको एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटेन अपने देश में ले जाता था। तो वो परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर का कम हुआ। बट जो मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसका परसेंटेज शेयर बढ़ गया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर से हमारा कम हुआ जो ट्रेड था, लेकिन उसी की जगह पर सेकेंडरी सेक्टर का ट्रेड हमारा बढ़ गया। देन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हैज बिकम डाइवर्सिफाइड। जो हमारा ट्रेड का डायरेक्शन था वो विभिन्न क्षेत्रों में होने लग गया। ऐसा नहीं कि केवल एक देश से हमारा ट्रेड रिलेशन हो, इंपोर्ट का ही एक देश से हो, एक्सपोर्ट किसी एक देश से हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सभी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुनिया के सभी देशों से करना शुरू कर लिया था और जो स्ट्रेटेजी थी वो चेंज होने लग गई थी, शिफ्ट हो गया था। हमारी ट्रेड जो पॉलिसी थी, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी वो चेंज हो गई थी और वो थी इनवर्ड लुकिंग टू आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। अब ये इनवर्ड लुकिंग जो सेंटेंस है ये बड़ा सेंटेंस है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला सेंटेंस है कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज क्या थी, एक्सप्लेन करो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज के क्या फीचर थे। तो हमने जो पॉलिसी को एडॉप्ट किया ट्रेड के फील्ड में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसे हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी कहते हैं। और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी चीज था। तो अब ये थोड़ा सा हमारा आउटलुक चेंज हुआ। जो केवल ब्रिटेन और भारत के बीच में ही होता था ट्रेड, वो चेंज होकर के ब्रिटेन और भारत की जगह पर चेंज होकर के वो पूरा ग्लोबल हो गया। सभी जगह से हमारा ट्रेड शुरू हो गया और देशों के साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशन बने रह गए। जैसा ब्रिटेन ने किया था उसमें चेंज आया। अब जो इम्पोर्टेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसे समझते हैं। ट्रेड पॉलिसी, हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 टू 1990। हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी उस ट्रेड पॉलिसी को हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। और इसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को दूसरे ढंग से हम जानते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो इस पर बोर्ड एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सेट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 मार्क्स में तो आसानी से इस पर क्वेश्चन बन सकता है, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए भी इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारी ट्रेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी को आप डिटेल से समझ लीजिए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। इन द फर्स्ट 7 plan, trade as a trade commonly called the inward looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution policy. तो जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने पॉलिसी को एडॉप्ट किया उसे हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी कहते हैं। और इसी को हम टेक्निकली अगर हम बोले तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और अगर वैसे बोले तो ये हो जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग हम इसे ट्रेड के उसमें कहते हैं। अब है क्या ये? इट इज पॉलिसी ऑफ reliance on the import substitution and protection to the domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade. इसे एक बार और समझ लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है। मैं इसे आपको डिटेल से समझा देता हूँ क्योंकि ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स के लिए जब आएगा तो हमें उसमें लिखने के लिए समझना चाहिए। तो इंपोर्ट का मतलब यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। इंपोर्ट के लिए एक फिक्स चीजें बनाई गई, एक कोटा बनाया गया, एक टैरिफ सिस्टम बनाया गया।
इसमें यह किया गया कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करना, इंपोर्ट को कम करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। जो दूसरे देशों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में हो सकता है तो वो दूसरे देश से उस प्रोडक्ट को हम नहीं परचेज करेंगे, एमएनसी से उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और उसे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी कर सकती है, तो हम मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को लेना बंद कर लेंगे, उसे नहीं लेंगे। उसकी जगह पर क्या करेंगे, अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ही उस प्रोडक्ट को करेंगे। तो इंपोर्ट को क्या कर लिया गया था, इंपोर्ट को कंट्रोल कर लिया था। इंपोर्ट जो कुछ भी करना हो, केवल इंपोर्ट उन्हीं चीजों को किया जाएगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्ट नहीं हो सकता, जिनका डोमेस्टिक ही प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं का इंपोर्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे थी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी उन पर इंपोर्ट की हुई चीजें नहीं होंगी, केवल अपने देश में बनी हुई चीजों से तैयार किया जाएगा। रॉ मटेरियल से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के सभी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो केवल स्वदेशी होंगी, अपने देश की ही चीजों से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा। उस पॉलिसी को कहते हैं हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। आई थिंक आप इसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इस पॉलिसी में जो चीजें डोमेस्टिक क्षेत्र में प्रोडक्ट की जा सकती हैं, जो चीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री तैयार कर सकती है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल से लेकर के मशीन्स और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, वो हमारी अपने ही देश की होगी। उसे हम इंपोर्ट पर कंट्रोल करेंगे, उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे देश से। अब इसमें क्या क्या किया गया, इंपोर्ट पॉलिसी में दो बातें रखी गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टुक टू फॉर्म्स, दो प्रकार से प्रोटेक्शन किया गया था इंपोर्ट का, इस पॉलिसी का। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, केवल उन्हीं चीजों को हम इंपोर्ट करें जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में तैयार नहीं होती हैं, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरह से अपने देश में ही बनी हुई टेक्नोलॉजी, अपने ही बने हुए अपने यहाँ के रॉ मटेरियल, इन सब का यूज करके प्रोडक्शन करेगी। और वही प्रोडक्ट अगर दूसरे इंडस्ट्रीज दूसरे देशों की कर रही हैं तो उन्हें इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी, वो हमारे देश में नहीं इंपोर्ट किया जाएगा, केवल अपना ही प्रोडक्ट किया जाएगा। तो दो टाइप से हमने उसे इस पॉलिसी को अपनाया भारत में। सबसे पहले टैरिफ्स टैक्स होते हैं। टैरिफ्स आर ए टैक्स ऑन इंपोर्ट गुड्स, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। जिस चीज को इंपोर्ट करेंगे उस पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा। मान लो कि एक पेन दूसरे देश की है, अमेरिका की है या ब्रिटेन की एक पेन है, और वही पेन इंडिया में बनती है, तो ब्रिटेन की पेन पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा कि वो कॉस्टली हो जाएगी और इंडिया के मार्केट में नहीं बिकेगी। उसी की जगह पर जो भारत में पेन बनेगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और वो टैक्स फ्री होगी या सस्ती होगी तो उसे लोग खरीदेंगे। तो टैरिफ लगाना शुरू कर लिया। जिन चीजों को इंपोर्ट किया जाएगा उन पर हैवी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, हैवी टैक्स इंपोज किया जाता था, जिससे कि वो कॉस्टली हो, और कॉस्टली होकर के डिस्करेज किया जाए उसे कंट्री में, उन चीजों को लोग न खरीदे। अगर चीपर होती तो लोग खरीदते, लेकिन उसे चीपर नहीं होने दिया, महंगी वो की गई, तो ऐसे करके इंपोर्ट को रोका गया। उसके लिए टैरिफ पॉलिसी बनाई गई। और दूसरा बनाया गया कोटा सिस्टम। तो ये टैरिफ 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज टैरिफ्स, और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि टैरिफ क्या हो सकता है। तो टैरिफ में क्या कर रहे हैं कि जो ऐसा इंपोर्ट की गुड्स पर टैक्स लगाने के लिए टैरिफ पॉलिसी कहा जा रहा है यहाँ पर। और कोटा क्या है, कोटा specify the quantity of good which can be imported. The effect of tariff and quota is that they restricted import and therefore protect the domestic firm from foreign competition. तो कोटा क्या कर रहा है,
कोटा सिस्टम में एक फिक्स कर लिया गया है कि किस चीज को कितना किसी इंडस्ट्रीज के लिए एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है कि उतनी से ज्यादा कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो रखा था, तो उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट के लिए एक हमने ऐसा कोटा फिक्स कर लिया कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक सेट कोटा है कि मान लो कि 1 लाख का परचेज करना है, इंपोर्ट करना है, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। अब उस 1 लाख में मान लो फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं कि उस 1 लाख में आप रॉ मटेरियल खरीदना चाहे, टेक्नोलॉजी खरीदना चाहे, कुछ भी खरीदना चाहे, तो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक फिक्स कोटा कर लिया जाता था कि इससे ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप पर टैरिफ चार्ज कर लिया जाएगा। तो टैरिफ लगते ही वो चीज महंगी हो जाएगी और प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो इसलिए एक फिक्स कोटा कर लिया कि उतने तक टैरिफ फ्री रहेगा और उसके अलावा और चीजों पर क्या लग जाएगा, टैरिफ लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो ये दो ऐसे वेपन्स थे ट्रेड के इंडिया के पास, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे हथियार थे कि जिन हथियारों से भारत ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को सक्सेसफुली एडॉप्ट भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया, आगे भी बढ़ाया। तो एक ये हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए 2 टाइप से काम हुआ। अब इस पॉलिसी में क्या क्या किया गया, इस चीज को आप देखिए कि जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, ये पॉलिसी फाइनली क्या कहती है, पॉलिसी ऑफ द रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट ड्यूटीज। ये था इसमें जो पॉलिसी हमने अपनाई है, कोटा बनाया, टैरिफ बनाया, 2 टाइप से हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू करने की स्कीम बनाई। और पॉलिसी क्या थी इसमें, क्यों ऐसा करना था, क्यों टैरिफ लगाना था, क्यों कोटा सिस्टम फिक्स किया गया, उसकी पॉलिसी क्या थी। पॉलिसी ये थी कि जो विश्वास था कि जो इंपोर्ट, रिलायंस ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर विश्वास था, एक भरोसा था, रिलायंस भरोसा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया। किस चीज के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, किस चीज से, फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन कंपनीज के कंपटीशन से, एमएनसी के कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। तो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमारा कम कीमत में बिकेगा, कम उसकी कॉस्ट आएगी, और फॉरेन का अगर प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, अगर कॉस्टली बिकेगा और ये चीपर मिलेगा, तो हमारी पॉलिसी सक्सेस हो जाएगी और हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सेव फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या होगा, इस स्ट्रेटेजी से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो सेव हो जाएगा, जिसे हम इंपोर्ट करने पर खर्च कर रहे थे, उस चीज को हम अपने डेवलपमेंट पर लगाएंगे। अगर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक तो प्रोटेक्ट हुई हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और दूसरा जो फॉरेन का जो एक्सचेंज था, जो हमें इंपोर्ट पर खर्च करना था, वो सारा का सारा खर्च हमारा बढ़ जाएगा और उसे हम अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर लगा सकते हैं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने या और चीजों पर उसे डेवलपमेंट पर लगाएंगे। तो ये पॉलिसी थी कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दूसरी कंपनीज के, दूसरी बाहर की इंडस्ट्रीज से, इंटरनेशनल और एमएनसी जो थी उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इसलिए चलाई कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाए, हमने इसलिए चलाई कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर लोगों का विश्वास बने, लोगों को ये लगे कि ये मेड इन इंडिया है, तो मेड इन इंडिया पर लोगों का विश्वास बने, इसलिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया कि जो प्रोडक्ट इंडिया में होगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, उस पर लोगों का रिलायंस हो, भरोसा हो और फॉरेन एक्सचेंज बचे। और दूसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से बचाना। और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज वाज बी
वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपोर्ट भी उन्हीं चीजों का किया जाए जो जरूरी है। जैसे हमारी उस समय टेक्निक्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो हम जो कुछ भी इंपोर्ट करते थे वो टेक्निक्स करते थे। तो पहले हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1990 तक जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रही, उसमें हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया, और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करके हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी, उस टेक्नोलॉजी को परचेज करने पर इसे टाइम दिया। अब इसके कुछ अच्छी चीजें रही होंगी, कुछ खराब चीजें रही होंगी। जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसमें जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के डीमेरिट्स थे, जो कमियां थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, जो हमें लॉस हुआ। फायदा तो ये हुआ कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर रिलायंस हो गया, पूरे देश के लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गया। डोमेस्टिक उस समय की डिमांड थी, क्योंकि जब देश इंडिपेंडेंट हुआ उस समय जरूरत थी कि अपने देश के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो फॉरेन कंपटीशन में इंडियन इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ पाती। तो उन्हें कंपटीशन से बचाना था, इंपोर्ट को रोकना था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। इन सब चीजों के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई। इसके जो अच्छे रिजल्ट रहे वो रहा राइज इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारा जीडीपी है वो बड़ा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हुआ, जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जीडीपी भी बढ़ा, हमारा स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका भी ग्रोथ हुआ। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनका ग्रोथ हुआ, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इससे बड़ी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इसमें बड़ी, जीडीपी हमारा बढ़ा। हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का से जीडीपी ज्यादा आने लगी। सेकेंडरी सेक्टर का ट्रेड में जो शेयर था वो बढ़ने लगा, पहले प्राइमरी सेक्टर का ही ट्रेड शेयर ज्यादा था, यहाँ पर ट्रेड शेयर बढ़ने लगे सेकेंडरी सेक्टर से ही। अब यहाँ पर जो इसकी जो अगली बात आती है, ये तो हमारी अच्छी बातें थी, अच्छे इम्पैक्ट थे, न्यू अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टमेंट के लिए। जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और धीरे धीरे भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण फॉरेन कंपनीज के कंपटीशन हट गया, हमने इंपोर्ट को कम कर लिया, इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर लिया, इंपोर्ट पर टैरिफ प्लान कर लिए, सब कुछ कर लिया। ये तो सब चीजें करने से जीडीपी बढ़ गया, परसेंटेज शेयर हमारा ट्रेड का बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ये सारी अच्छी बातें थी। कई बार होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स में कि क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, एक्सप्लेन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पॉलिसी। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, और 6 मार्क्स में भी बन सकता है, मे भी 6 मार्क्स क्वेश्चन, और 4 मार्क्स क्वेश्चन, और 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो हमें जब क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखते हैं। तो पॉजिटिव क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से पॉजिटिव बातें आपको बताई दी है कि पॉजिटिव जीडीपी बढ़ा है, परसेंटेज शेयर बढ़ा है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर लोगों को रिलायंस हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इससे जो लॉस रहा है, जो क्रिटिकल एनालिसिस का सेकंड पार्ट है, वो लॉस का पार्ट होता है। क्या नेगेटिव चीजें इससे रही हैं, उन चीजों को भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल एप्रिसियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्रिटिकल एनालिसिस हमने करना है। तो हमने इसकी अच्छी बातें तो पढ़ ली हैं, हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ने के बाद ये भी देख लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पास है, इसके अलावा इसके क्या नेगेटिव रोल भी रहा हमारी इकोनॉमी में। क्या ये सब चीजें जो थी वो अच्छी रही होंगी? तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं रही होंगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं होगी। और हम क्या लिखेंगे ऐसे में,
ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उसकी मोनोपोली हो गई थी। जो हमने पब्लिक सेक्टर में ही इंडस्ट्रीज को डेवलप किया था उनकी मोनोपोली हो गई थी, और मोनोपोली होकर के प्रोडक्शन पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था, इंटरनेशनली कंपटीशन के लायक प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लगातार पुअर परफॉर्मेंस देती जा रही थी। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे पहले कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई नहीं। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया और खत्म किया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक फिक्स कोटा था, हम इंपोर्ट कर नहीं सकते थे। बहुत कम ही इंपोर्ट का हमारे पास कोटा फिक्स रहता था कि उससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता था, और जो कोटा फिक्स रहता था वो कम था, तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाए, इसलिए मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। और जब हमारी इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ तो उससे जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली अनवेल स्टेट इंटरप्राइजेस। तो जो ग्रोथ था, इकोनॉमिकली ग्रोथ, वो भी प्रॉपर नहीं हुआ, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पर पड़े, फॉरेन कंपटीशन नहीं हो पाया, यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ पाया, और जब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आया हमारे पास प्रोडक्शन जो था वो वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी नहीं थी, तो इसलिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए फ्रेम हुई क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो था उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब जा रहा था, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, ड्यू टू मोनोपोली, ये सारी चीजें हो रही थी, तो ये इसका बहुत ड्रॉबैक थे। हमारे पास मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, हमारे पास किसी भी ढंग से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण, तो बैकवर्ड इंडस्ट्री रही, ग्रोथ नहीं हुआ। जितना हमें जो एक्सपोर्ट होना चाहिए था सेकेंडरी सेक्टर से, वो एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट नहीं होता था, तो उसकी डिमांड भी कम हुई, और इसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो एडवर्स हो गया। फॉरेन एक्सचेंज जो था वो एडवर्स हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट हम कर ही नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, एडवर्स फॉरेन एक्सचेंज हो गया, एडवर्स फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, सब कुछ हमारे पास इसके कारण खराब होने लग गया, और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो अप टू 1990 आते आते इनिशियली तो ये फेवरेबल लगती गई जब तक लोगों को डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर रिलायंस रहा, लेकिन जब वर्ल्ड कंपटीशन के दौर में गुजर रहा था उस समय इस पॉलिसी के कारण इंडिया का जो डेवलपमेंट होना था, जो मॉडर्नाइजेशन होना था, वो सब इस पॉलिसी के कारण नहीं हुआ, और इसी के कारण हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और भी बहुत सारे कारण थे। ऐसा नहीं है कि एक अकेला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही हमारी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इसके ड्रॉबैक से, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं आएगी, मोनोपोली हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं देंगे पब्लिक सेक्टर, तो ये सारी चीजें हमारे लिए हो रही, और इसी के कारण हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाए। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर 2। चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का है, और आपने ये वीडियो पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।